हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग आज करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ जाइए आप। एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि होती है। टोटल प्रोडक्शन 40% का ग्रोथ हो गया। टोटल प्रोडक्शन में 40% ग्रोथ हो गई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत किस प्रतिशत में वृद्धि हुई? मतलब जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई, हमें ये पूछ रखा है। तो मेरे भाई हमें इस पर फोकस करना है कि जो एग्जामिनर ने डाटा दे रखा है, एक तो आपको कुल उत्पादन दे रखा है, एक प्रति व्यक्ति आय दे रखी है, आपको प्रति व्यक्ति उत्पादन दे रखा है, और एक जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? सबसे पहले इस रिलेशन को लिखते हैं। तो मेरे भाई इनमें क्या रिलेशन बनेगा? तो आप बोलेंगे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न पर कैपिटा प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई अगर हम पॉपुलेशन से करेंगे, जनसंख्या से करेंगे, जनसंख्या से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो कुल उत्पादन आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा, कुल उत्पादन आ जाएगा, कुल उत्पादन आ जाएगा। कुल उत्पादन आ जाएगा। तो इंग्लिश वर्ड अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर कैपिटा प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई अगर हम पॉपुलेशन से करेंगे तो कुल उत्पादन आ जाएगा। सवाल में बोल रहे हैं कि उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई, ये इसका चेंज दे रखा है। सवाल में बोला प्रति व्यक्ति या 27% बढ़ गई, ये भी दे रखा है। क्या ये वही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया? प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जब जब आपको एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट। फिर भी आप इसे डिटेल कर सकते हो, कर लो। हमें जनसंख्या कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? जनसंख्या कैलकुलेट। पॉपुलेशन रेशियो कैसे आएगा? अब टोटल प्रोडक्शन को हम डिवाइड दे दें पर कैपिटा प्रोडक्शन से, तो कुल उत्पादन देखो क्या बोला है। सवाल में बोला है कि गांव के खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। तो कुल उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई, 100 से कितना हो गया? 140। अब प्रति व्यक्ति खाद्यान्न से हमें डिवाइड देना है। तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में क्या हुआ है? 27% की वृद्धि। तो 100 से कितना हो गया? 127। तो जैसे ही हमने इसे डिवाइड किया प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन से, तो ये क्या आ गई? जनसंख्या। ये पॉपुलेशन का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? आपका पॉपुलेशन का रेशियो। तो 100 से 100 कट गए, आपके 127 यहाँ पे आ जाएगा और 140 ये आ गया। तो कितना चेंज आया? कैलकुलेट करो जरा अच्छे से। तो आप बोलेंगे कि 13 यूनिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 127 से। इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू बनानी है। बच्चा बच्चा जानता है 12 रुपए 70 पैसे किसकी वैल्यू है? 10% की। तो आंसर हमारा 13 रुपए को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1270 का मतलब 10% है, तो 13 का मतलब 10 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो 10 और 13 में तो बहुत बड़ा गैप है, तो इसका मतलब 10 के ही नियरेस्ट रहेगा। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 10%। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप पढ़ जाइए अच्छे से। सवाल में क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अच्छे से। सवाल में बोला है आपको कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। पहले टैक्स लगता था 12%। पहले टैक्स लगता था कितना? 12%। अब टैक्स रेट कितना हो गया? 10%। तो अब कुछ पैसा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। पहले टैक्स लगता था 12%, अब टैक्स लग रहा है 10%। तो पैसे में बचत हो जाएगी ना 2% की। आप बोलेंगे ठीक। हालांकि यहाँ बचत का कोई रोल नहीं है, आगे कैलकुलेट करेंगे उसका। तो आप मुझे सीधा सीधा से बताइए, परंतु अभी भी वह उतना ही कर देता है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना कि वह पहले देता था। ये बात हमारी जरूरी है। एक बात बताओ, टैक्स निकलता कैसे है? इनकम की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? टैक्स परसेंट से करेंगे। तो क्या निकल आएगा? टैक्स निकल आएगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई सवाल में बोल रखा है कि अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो टैक्स कैसा है? कांस्टेंट। क्या ये वही कॉन्सेप्ट नहीं लग गया?
कि इनकम रेशियो को उल्टा करेंगे तो टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो टैक्स परसेंट कितना दे रखा है, 12% से टैक्स परसेंट कितना हो गया, 10%। ये टैक्स परसेंट है। अगर टैक्स परसेंट को चेंज करें, 2 से ये 5 बार कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, तो इनकम की रेशियो क्या आ गई, तो इनकम की रेशियो आ गई 5 से 6। ये रेशियो किसकी थी, टैक्स परसेंट की। आप बोलेंगे ठीक है, तो इनकम पहले कितनी थी, 5 यूनिट, बाद में इनकम कितनी हो गई, 6 यूनिट। अब आप मुझे बताओ सवाल क्या कह रहा है कि वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। यहाँ कितनी वृद्धि हो रही, 1 यूनिट की। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही, 1 यूनिट की। पहले की इनकम 5, अब की इनकम 6। सवाल कह रहा है कि 1.2 लाख की वृद्धि होती है, तो इसे 1.2 लाख बनाना है तो 1.2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1.2 की मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल डाटा बन गया। बड़ी हुई आय बतानी है तो यहाँ पे भी 1.2 की मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल डाटा बन जाएगा। 12×72 सवाल का उत्तर 7.2। तो 7.2 लाख रुपए इसकी वर्तमान आय है। अगर प्रारंभिक आय पूछते तो 5 में मल्टीप्लाई कर देते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस सवाल को आप पढ़ जाइए अच्छे से। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में आपको गिवन है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन उस पर टैक्स जिसको उसे भुगतान करना है वो है 17.1% से 13.33%, 13.3% तक कम हो गया। मतलब टैक्स प्रतिशत, ये भी वही सवाल है। इनकम की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, टैक्स परसेंटेज से। तो क्या निकल आता है, टैक्स निकल आता है। और टैक्स कैसा है दोस्त, कांस्टेंट। तो टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे तो इनकम, इनकम को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स। तो सवाल में टैक्स प्रतिशत कितना दे रखा है मेरे भाई, तो सवाल में टैक्स परसेंट आपको दे रखा है 17.1% से कितना हो गया टैक्स परसेंट, 13.33% आपका टैक्स प्रतिशत हो गया। आप बोलेंगे ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी, इनकम। तो इनकम की क्या रेशियो आएगी, तो आप बोलेंगे 19 से आप इसे काट दो, तो 19 सत्ते 133, 19 नब्बे 171, तो 7:9। तो इनकम यहाँ कितनी बढ़ गई, 7 से 9 हो गई। इस बात का कोई यूज नहीं है, दोनों ही मामलों में 35% आयकर मुक्त है। इस बात का कोई यूज नहीं है। पहले भी 35% पे भारत सरकार टैक्स नहीं लेती थी और आज भी 35% पे टैक्स नहीं ले रही है, कांस्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में मेरे भाई। तो पहले की इनकम 7 यूनिट, अब की इनकम 9 यूनिट, तो इनकम कितनी बढ़ गई यहाँ पे, 2 यूनिट इनकम बढ़ गई। जबकि सवाल में इनकम कितनी बढ़ रही है, 2.6 लाख। तो 2 यूनिट का मतलब 2.6 है। तो ओरिजिनल डाटा बनाने के लिए 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक आय बतानी है तो ओरिजिनल डाटा बनाने के लिए 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13×7 = 91 कितना आ जाएगा, 9.1 लाख। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। सवाल में आपको बोला है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, 17 पॉइंट, इस सवाल में आप बताओ थोड़ा सा, इस सवाल को थोड़ा सा आपको विचार करना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसकी इनकम बढ़ी 1.2 लाख रुपए, 1.2 लाख इसकी इनकम बढ़ गई। पहले टैक्स लगता था 12%, अब टैक्स लगेगा 10%। तो पहले टैक्स लेती थी गवर्नमेंट 12%, अब टैक्स ले रही है 10%। तो 2% टैक्स पैसा बचा है ना, सेव हो गया 2%। लेकिन सवाल कह रहा है कि सेव नहीं हुआ, जितना पहला देते थे टैक्स उतना ही आज दे रहा है। क्यों दे रहा है कि जो पेमेंट बढ़ा भी दी गवर्नमेंट ने, 1.2 लाख पेमेंट बढ़ा दी, तो जो पेमेंट बढ़ाई है उस पर भी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो पैसा बचा था वो इसके रूप में चला गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 1.2 लाख रुपए पेमेंट ना बढ़ के यहाँ 7 लाख पेमेंट बढ़ी होती सपोज, तो जरूरत से ज्यादा पेमेंट बढ़ी होती तो टैक्स फिर और ज्यादा देना पड़ता। तो इस केस में कांस्टेंट नहीं होता। तो यही ये सवाल है, यही ये सवाल है आपका। ये पढ़ जाओ आप अच्छे से। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन कर दर 26% से 20% हो गई। टैक्स रेट पहले 26% था, अब टैक्स रेट कितना हो गया, 20% हो गया। टैक्स रेट कितना हो गया, 20% हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से। सवाल कह रहा है उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। इस यहाँ पे अभी ये नहीं बोला, उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था कि टैक्स कैसा होता था, कांस्टेंट।
तब हम कहते थे कि इनकम को उल्टा करेंगे तो टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे तो इनकम बन जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ टैक्स कांस्टेंट नहीं है तो हमें टैक्स कांस्टेंट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई? 12,000 रुपए अधिक आयकर क्यों देना पड़ रहा आपको? पैसा तो आपका बचा है ना, 6% बचा था, लेकिन हुआ क्या कि बचा हुआ पैसा भी चला गया और घर से और 12,000 चले गए। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पेमेंट बढ़ गई। तो वो जरूरत से ज्यादा कितनी पेमेंट है? तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम का। एक्स्ट्रा इनकम जो भी रही होगी, एक्स्ट्रा इनकम आज बढ़ी है तो आज का पे टैक्स रेट लगेगा 20%। एक्स्ट्रा इनकम का 20% देना पड़ा। एक्स्ट्रा इनकम पर कितना देना पड़ा? 20%। तो कितना टैक्स लग गया? 12,000। तो मेरे प्यारे दोस्त, टोटल एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम तो 100% होगी ना अपने आप में। तो 5 की मल्टीप्लाई करी तो ये 100% बन गया, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 12 पंज 60,000। तो यहाँ एक्स्ट्रा इनकम आ गई 60,000। अब 60,000 को मैं बोल सकता हूँ 0.6 लाख। क्या बोल सकता हूँ? 0.6 लाख। तो इनकम कितनी बढ़ गई? 0.6 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गई। अगर ये 0.6 लाख नहीं बढ़ती तो 12,000 टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसका मतलब हम टैक्स को करना चाह रहे हैं कांस्टेंट। तो कैसे करें? 0.6 लाख अलग निकाल के रख दो। 0.6 लाख बढ़ी नहीं है, हमने ये मान के चल लिया, तो 3.9 लाख बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 3.9 लाख। ये 0.6 लाख हमने अलग निकाल के रख दिया। ऐसा मान के चले कि 4.5 लाख नहीं बढ़ी, 3,90,000 पेमेंट बढ़ी है। 0.6 लाख को अलग निकाल के रख दिया। अब अगर 3.9 लाख पेमेंट बढ़ी है तो टैक्स हो गया कांस्टेंट। तो अब टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे तो इनकम, इनकम को उल्टा करेंगे तो टैक्स परसेंट। पहले टैक्स प्रतिशत कितना था? 26%। अब टैक्स परसेंट कितना हो गया? 20%। अगर टैक्स परसेंट को उल्टा करेंगे दोस्त तो किसका रेशियो बन जाएगा? इनकम का। तो इनकम का क्या रेशियो आ गया? तो आप बोलेंगे 13 से, सॉरी, क्या आ गया रेशियो? 2 से कट जाएगा 10 बार, 10 से कितना हो जाएगा? 13। यहाँ इनकम कितनी बढ़ी है? आप बोलेंगे 3 यूनिट। जबकि सवाल में इनकम कितनी बढ़ी है? 3.9 लाख। तो 3 यूनिट को हमें 3.9 लाख बनाना है तो 1.3 की मल्टीप्लाई। तो 1.3 की मल्टीप्लाई करने से 13 3 3.9 बन गया, ओरिजिनल डाटा बन गया। तो 1.3 की जहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो ओरिजिनल डाटा बन जाएगा। बढ़ी हुई आय बतानी है तो 1.3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो 16.9 लाख है इसकी बढ़ी हुई आय। लेकिन ध्यान रहे सवाल में 3.9 ओरिजिनल नहीं है, 0.6 हमने अलग निकाल के रख दिया था, तो 0.6 लाख आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सवाल का उत्तर बन गया 17.5 लाख। तो सबसे बढ़िया सवाल है इस कॉन्सेप्ट का। तो आपको अच्छे तरीके से रिपीट करके देखना है, आप समझ जाएंगे। मैंने बढ़िया से आपको समझाया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप मुझे पहले ये बताओ, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। क्यों? क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे 12.5% होता है 1/8। 37.5% 12.5% का कैसा है? 3 गुना। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी दोस्त? 3/8। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने परसेंटेज पार्ट 1 करके जो वीडियो डाली है उसके अंदर ये फ्रैक्शन मैंने अच्छे तरीके से समझाई है, आप वहां पर देख लो। 45.45% की फ्रैक्शन क्या होगी? 9.09% कितना होता है? 1/11। कितना होता है? 1/11। 45.45% 5 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 5/11। अब सवाल कह रहा है कि 3/8 और 5/11 इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और आधार 5/11 बढ़ जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई हमें ये बताना। हमें एरिया कैलकुलेट करना। हम एक बात जानते हैं क्या, कि ट्राइंगल की एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार, हाइट का मतलब ऊंचाई। 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, 1/2 एक नंबर है, नंबर कांस्टेंट होते हैं। जैसे 2 पाई आर, 2 कांस्टेंट है, पाई 22/7 एक नंबर है, कांस्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई भी चीज आप निकालो नंबर है तो वो कांस्टेंट है। जैसे स्पेयर का आपने वॉल्यूम निकाला तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, 22/7 है। आप बोलेंगे ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इस डेरिवेशन को देख के एक बात समझ में आ रही कि बेस रेशियो की अगर हाइट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा।
तो बेस रेशियो देखो, आधार 5/11 की वृद्धि, 11 में 5 बढ़ गया, 11 में 5 बढ़ गया तो 11 से 16 हो गया, ये आधार लिखा है। अब हाइट से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो हाइट 3/8 बढ़ गई, 8 से 11 हो गई, हाइट 8 से कितनी हो गई, 11। तो मुझे इनकी करनी है मल्टीप्लाई। तो ये क्या, एरिया कैलकुलेट हो गया, ये पहले का एरिया, ये बाद का एरिया, जस्ट कैलकुलेटेड। 11 से 11 कट गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो एरिया पहले 1 था, एरिया अब 2 हो गया, 1 पे 1 बढ़ गया, ऐसा कह सकता हूँ। 1 पे 1 बढ़ गया तो 100 पे 100 बढ़ गया, तो इसका मतलब 100% चेंज आ गया। 1 पे 1 बढ़ा, 2 पे 2 बढ़ा, 3 पे 3 बढ़ा, तो 100 पे 100% बढ़ गया, इसलिए सीधा उत्तर हो गया। नेक्स्ट, मेरे भाई, इस सवाल को करने से पहले दो बातें समझ लेते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। जैसे ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, ये आपका एक बर्तन है, इसके अंदर मिल्क है और इसके अंदर वाटर है। मिल्क है और इसके अंदर क्या है, वाटर है। मेरे दोस्त, वाटर है इसमें 20 लीटर और मिल्क है इसमें 50 लीटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दूं, 5 लीटर मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया और डाल दिया वाटर, तो अब वाटर कितना हो गया, 25। वाटर कितना हो जाएगा अब, 25। और मिल्क कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि ऐड तो हमने सर वाटर किया है, मिल्क तो जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर में चेंज आएगा, मिल्क कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर यही वाटर की जगह हमने क्या ऐड किया होता, मिल्क ऐड किया होता, तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, फिर वाटर कांस्टेंट होगा। और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे नमक पानी का घोल है, हमने कुछ पानी और डाल दिया तो पानी की क्वांटिटी बदल जाएगी, तो नमक कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने नमक डाल दिया तो पानी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आपको फिक्स चीज ढूंढनी है। एक चीज और, फ्रूट्स, फल के लिए क्या चीजें होती है, फ्रूट्स होता है ना, उसके बारे में इतना जान लो, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, फल के अंदर। फल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वाटर, दुनिया जानती है पानी, क्या होता है, पानी। और एक होता है छिलका, पल्प। ये क्या होता है, पल्प, छिलका होता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप एक बात समझ लो कि इसमें क्या चीज फिक्स होती है। जैसे हमने खीरा लिया, खीरा, खीरा इसमें फिक्स क्या होता है, पल्प परसेंटेज फिक्स होता है, छिलका हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों होता है मैं समझाता हूँ आपको। आपने खीरा लिया, आप कहीं शादी में चले गए, कमरे में वो रखा रहा, 15 दिन बाद आप लौट के आए, तो खीरा सिकुड़ सिकुड़ के छोटा सा रह जाता है, तो उसमें से पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो इसलिए पानी तो उड़ गया तो पानी की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन फिक्स क्या है, छिलका। छिलका कम नहीं होगा, छिलके के अंदर से पानी उड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप अच्छे से। तो फल के क्वेश्चन में क्या चीज फिक्स होगी, पल्प फिक्स होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है, अरे भाई फल का क्वेश्चन है, तो हम तुरंत समझ गए कि फ्रूट्स के लिए क्या डाटा होता है, फ्रूट्स के लिए क्या लॉजिक रहता है। फ्रूट्स में ना क्या चीज फिक्स होती है, तो आप बोलेंगे पल्प परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकाल आएगी, पल्प। और पल्प कैसा होता है, कांस्टेंट। पल्प का मतलब छिलका। फ्रूट्स के अंदर छिलका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो पल्प परसेंटेज को उल्टा करेंगे तो फ्रूट्स, और फ्रूट को उल्टा करेंगे तो पल्प परसेंटेज। सवाल कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है। भैया 68% तो पानी है, 68% तो वाटर है, तो छिलका कितना है, अरे फल भी तो 100% रहा होगा, इससे इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32%। तो 32% क्या आ गया दोस्त, फ्रूट क्या आ गया, छिलका आ गया, पल्प आ गया। क्या ये आप बात समझ पाए, आप बोलेंगे ठीक है। तो ताजे फल में कितना छिलका है, 32%। आप बोले ठीक है, तो 32% तो छिलका है ताजे फलों में। सूखे फल में 20% पानी है, अरे हम तो पल्प परसेंटेज चाहिए, अगर 20% पानी है तो 80% छिलका है, 100 में से 20 घटा दिए, 80% क्या है आपका, छिलका है। ये पल्प परसेंटेज लिखा है दोस्त। अगर पल्प परसेंटेज को उल्टा करेंगे तो क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा दोस्त, फ्रूट्स परसेंट। तो 16×5 = 80, 16×2 = 32, 5:2। सवाल में आपको क्या बोला, तो मैं यहाँ से एक बात समझ गया कि ताजा फल 5 यूनिट का था, बाद में ये सूखा फल बना तो 2 यूनिट का रह गया। तो कितना पानी इसमें से उड़ गया, तो आप कहेंगे 3 यूनिट पानी इसमें से उड़ गया। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि 100 kg ताजे फलों से कितना सूखा फल बन सकता है। ताजा फल इन्होंने 100 kg दे रखा है,
हमें ताजे फल को 100 केजी बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 20 से, 20 पंजे 100, तो 20 की मल्टीप्लाई करके ये ओरिजिनल बन गया, तो 20 की मल्टीप्लाई करके ये भी ओरिजिनल बन जाएगा, 20 दूनी 40, तो सूखा फल कितना बन जाएगा, 40 केजी बन जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जरा इस सवाल को पढ़ के ये कोशिश करो क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज फिक्स है, ये कोशिश करो आप इसमें। एक घोल में 16.5% तो नमक है। एक घोल में कितना नमक है, 16.5%, जिसमें 18 लीटर पानी को बाष्पीकृत हो जाता है। 18 लीटर पानी क्या हो गया, उड़ गया। नमक पानी का घोल है, पानी उड़ गया, तो नमक कैसा है, कांस्टेंट है। नमक अगर कांस्टेंट है तो हम किससे करेंगे, मिक्सर में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, सॉल्ट परसेंटेज से। सॉल्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, सॉल्ट निकल आएगा। और सवाल की लैंग्वेज दे रखी है कि सॉल्ट कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि सॉल्ट परसेंटेज को उल्टा करेंगे तो मिक्सर, और मिक्सर मतलब बिलियन, सॉल्यूशन, और मिक्सर को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट परसेंटेज। तो सॉल्ट परसेंटेज क्या दे रखा देखो, एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी बाष्पीकृत हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितनी होती है, 20.9%। तो पहले नमक कितना था, 16.5%। अब नमक कितना है, तो 20.9%। नमक कितना है, 20.9%। तो ये सॉल्ट परसेंटेज दे रखा है। सॉल्ट परसेंटेज को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सर। उल्टा करो इसे, 20.9 इधर आ गए, तो 11 से कट रहे हैं तो मैं सीधा काट देता हूँ, 11 कम 11, 11 नंबर 99, 11 एकम 11, और 11 5 55, तो 19 यूनिट से सॉल्ट मिक्सर कितना रह गया, 15 यूनिट। तो कितना मिक्सर कम हो गया, पहले मिक्सर मिश्रण कितना था, पहले मिक्सर 19 यूनिट, अब मिक्सर कितना बचा, अब मिक्सर कितना बचा दोस्त, 15 यूनिट। तो कितना कम हो गया, 4 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 यूनिट पानी उड़ गया। कितना पानी उड़ गया, 4 यूनिट। तो हमारे डाटा में 4 यूनिट पानी उड़ रहा है, जबकि सवाल में कितना उड़ रहा है, 18 लीटर। तो 4 यूनिट को 18 लीटर बनाना है, तो आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि 4.5 कैसे, तो आप ऐसे करो, 4 यूनिट पानी उड़ गया हमारे अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग कितना उड़ गया, 18 लीटर। अब आप चेक कर लो कि कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 4 से आप काट लो, 4 चौको 16, 4 5 20, 4.5 गुना लिखाई। तो जो भी ये पूछेंगे उसमें 4.5 की मल्टीप्लाई करनी है। बिलियन में प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो प्रारंभिक मात्रा में कितने की गुणा करनी है, 4.5 की। 19 से गुणा करोगे, सवाल का उत्तर 85.5 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अच्छे से क्या दे रखा है मेरे भाई। सवाल में आपको क्या दे रखा है, पढ़ जाइए। ये चीनी तथा पानी का घोल है। अब कांस्टेंट क्या है, ये सवाल को पढ़ के पता चलेगा। चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर है। चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया। अरे भैया जी, 6 लीटर पानी क्या कर दिए आप, उड़ा दिए, तो पानी की मात्रा तो बदल जाएगी। तो चीनी कैसी है, कांस्टेंट। चीनी कैसी है, कांस्टेंट। तो भैया जी, अगर मिक्सर में गुणा करेंगे किससे, शुगर परसेंटेज से, तो क्या निकल आएगा, शुगर परसेंटेज से गुणा करेंगे तो शुगर निकल आएगा। आप बोले ठीक है, वाटर परसेंट से गुणा करेंगे तो वाटर निकल आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो इसलिए शुगर लिख रहे हैं। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शुगर कैसा है, कांस्टेंट है। अब मेरे भाई शुगर परसेंट को उल्टा करेंगे तो मिक्सर, मिक्स को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। अब सवाल में कोई या तो शुगर परसेंटेज के 2 नंबर दे रखे होंगे या मिक्सर के 2 नंबर दे रखे होंगे। तो सवाल में शुगर परसेंट तो एक ही दे रखा है, बाद का शुगर परसेंट पूछा है, तो इसका मतलब मिक्सर, मिक्स बिलियन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर है। शुरुआत में मिक्सर कितना था, 28 लीटर। 6 लीटर पानी उड़ा दिया, तो अब मिक्सर कितना रह गया, सॉल्यूशन आपकी 22 लीटर। तो ये मिक्सर लिखिए, ये आपकी सॉल्यूशन लिखिए। मिक्सर को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी, शुगर। क्या बन जाएगी दोस्त, शुगर बन जाएगी। तो आप बताओ चीनी का क्या रेशियो आ जाएगा, 2 से 11 बार आ जाएगा, 2 से 14 बार आ जाएगा, तो 11:14 आ गया। तो चीनी पहले 11 यूनिट थी, अब चीनी कितनी हो गई, 14 यूनिट। पहले शुगर का परसेंटेज कितना था,
11 यूनिट, अब कितना है 14 यूनिट। ओरिजिनल डाटा से कंपेयर कर दो। 28 लीटर के बिलियन में चीनी का परसेंटेज 26.4 था, मतलब पहले कितना था 26.4। पहले सवाल में 26.4 दे रखा है पहले का बिलियन परसेंटेज, जबकि यहाँ कितना है 11 यूनिट, तो आपने 11 यूनिट से कंपेयर कर दिया। बाद का पूछा है तो 14 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दी 14 से कर दी। आप काटेंगे पीटेंगे तो 11 दूनी 22, बच गया 4, 11 चौको 44, 14 चौको 56, 14 दूनी 28 और 5 33, तो 33.6%। तो सवाल का उत्तर क्या है 33.6% आपके इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। यहाँ से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, परसेंटेज ब्रेक मेथड। यहाँ से आप एक नया मेथड सीखेंगे, उसका नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। इस सवाल को करने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन सब में बेस्ट है। अभी आपको पेन पेपर से करना पड़ेगा। जैसे ही आप करना सीख जाएंगे तो विदाउट एनी पेन पेपर आप कर पाएंगे। कोई पेन पेपर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पेन पेपर के आप इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको पहले इसे सीखना पड़ेगा। देखो ध्यान से अच्छे से, सवाल को पढ़ लिया होगा आपने। किसी नगर की जनसंख्या 80,000 है, इसमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 6%, अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 10% की वृद्धि होने से कुल जनसंख्या कितनी हो गई 86,000 हो गई। 80,000 से कितनी हो गई 86,000, तो कितनी ग्रोथ हो गई 6,000 की। अशिक्षित व्यक्तियों की आरंभ में कितनी संख्या थी, अशिक्षित लोगों की हमें संख्या बतानी। आप मुझे एक बात बताओ, ये 80,000 पहले टोटल जनसंख्या थी, अब टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 86,000। अगर मैं आपसे पूछूं 80,000 में शिक्षित भी है अशिक्षित भी है, आप बोलेंगे ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब मैं इस सवाल को करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एजुकेटेड लोग कितने बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एजुकेटेड लोग बढ़े हैं 6%। अनएजुकेटेड लोग कितने बढ़े हैं, अनएजुकेटेड लोग कितने बढ़े हैं, अनएजुकेटेड लोग कितने बढ़े हैं, तो 10%। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं कर दूं 6%, इसे ब्रेक कर दिया मैंने, 6% प्लस 4%। अब मैंने ऐसा बोला कि ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, मान लिया कि एजुकेटेड भी 6% बढ़े, अनएजुकेटेड भी 6% बढ़े। अगर टोटल ग्रोथ 6% की हो, पढ़े लिखे भी 6% बढ़ रहे, बिना पढ़े लिखे भी 6% बढ़ रहे, तो इस बात का मतलब यही तो है कि सबके सब 6% बढ़ रहे हैं। अगर टोटल ग्रोथ 6% की होती, टोटल पॉपुलेशन है 80,000, अगर 80,000 पर 6% की ग्रोथ होती तो कितनी ग्रोथ होती, परसेंट हटाएंगे, दो जीरो कट जाएंगे, 4800 की ग्रोथ होती। तो 4800 की जो ग्रोथ है वो 6% की वजह से है। अब आप सवाल में देखो कितने की ग्रोथ है, सवाल 80,000 थी पहले पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई 86,000, तो कितनी ग्रोथ हो गई 6,000। तो 6,000 की सवाल में टोटल ग्रोथ है, 6,000 की टोटल ग्रोथ है, तो 6,000 में से 4800 की ग्रोथ 6% की वजह से है। तो कितनी ग्रोथ अभी बची है, 6,000 में से 4800 को घटा दिया तो आ गया 1200। 1200 की ग्रोथ एक्स्ट्रा है। ये 1200 की ग्रोथ क्यों आ रही है, क्योंकि अनएजुकेटेड का 4% अभी बचा है, इसलिए 1200 बच गए। तो अनएजुकेटेड का 4% की वैल्यू क्या है 1200। अगर ये अनएजुकेटेड का 4% नहीं होता, अगर ये 4% नहीं होता दोस्त, तो फिर केवल 4800 की ग्रोथ होती। ये ग्रोथ 6,000 की हो रही, 1200 की ज्यादा ग्रोथ हो रही। ये क्यों हो रही, क्योंकि अनएजुकेटेड का 4% एक्स्ट्रा है। तो अनएजुकेटेड का 4% 1200 है, तो 1% कितना होगा 300। तो 100% कितना होगा, दो जीरो इधर 30,000। तो अनएजुकेटेड का 100% मतलब टोटल अनएजुकेटेड कितने हैं 30,000। तो सवाल में पूछे अशिक्षित व्यक्तियों की आरंभ में कितनी संख्या थी, तो 30,000। अगर मैं कहूं कि एजुकेटेड पीपल कितने हैं, तो आप बोलेंगे टोटल थे 80,000, 80,000 में से 30,000 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 50,000। तो 50,000 आपके एजुकेटेड है, 30,000 अनएजुकेटेड है, टोटल हो जाएगा 80,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी,
एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि हुई। मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हुए? मेल इंक्रीज्ड बाय 8% एंड फीमेल इंक्रीज्ड बाय 5%। ये सवाल बोल रहा है। और टोटल पहले मेल कितने, पूरी पॉपुलेशन कितनी थी? 9800। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 10,458। 200 ऐड करेंगे तो 10,000। 458 ऐड इसके लिए करने पड़ेंगे, तो 458 200 658। तो टोटल ग्रोथ कितने की हुई है? 658 की। ये टोटल ग्रोथ है। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, ब्रेक करते हैं इसको। इसको लिख ले रहे, एक जैसा कर लो। 5% प्लस 3%। अगर पूरी की पूरी जनसंख्या 5% बड़ी होती, अरे 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5% प्लस 3%, 8% लिख सकता हूँ। अगर पूरी की पूरी जनसंख्या 5% बड़ी होती, पूरी जनसंख्या कितनी है? 9800। अगर 9800 में 5% की ग्रोथ हुई होती तो एक्चुअल ग्रोथ आती 490 की। तो 490 की ग्रोथ है 5% की वजह से। कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है चेक करो। तो 658 से 490 को माइनस कर दिया, तो 168 की एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ये 168 की एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों हो रही? तो आप बोलेंगे मेल का 3% एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है। मेल का 3% है इसलिए 168 है। तो मेल का 3% 168 है। तो आप बताओ मुझे, मेल का 1% कितना होगा? 3 5 15 3 6 18। तो मेल का 100% कितना होगा? 5600। तो टोटल मेल कितने हैं? 5600। अगर मेल पूछे तो 5600 उत्तर। अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो 9800 से आप 5600 को माइनस कर दो, बाकी की आपकी क्या आ जाएंगी? फीमेल आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो ध्यान से अच्छे से। शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500 है। यदि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो, महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो, तो कुल जनसंख्या बढ़कर 11,003 हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि मेल में इतना, फीमेल में इतना चेंज आए तो 9500 से 11,003 हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। आगे क्या बोला है? यदि पुरुषों की संख्या, यहां से पढ़ो आप, यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं। लड़के कितने हैं? पुरुषों की संख्या का 15%। मेल का 15%। मेल का 15% क्या है आपके? लड़के। ये सवाल में बोला है। मेल का कितना? 15%। आगे क्या बोले? तथा महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हैं। अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो फीमेल का कितना है? 18%। आप बोलेंगे ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अंतर बताओ, ये सवाल है। हमें लड़के और लड़कियों का अंतर बताना है, बॉयज गर्ल्स का हमें डिफरेंस बताना है। ये हमें सवाल पूछा गया। तो मेरे भाई, एक समझदार बच्चा होगा वो इस सवाल को सॉल्व नहीं करेगा। वो इस सवाल में केवल इतना करेगा, क्या करेगा? आप बताओ इसमें से क्या को बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस पूछा है, मेल का 15% फीमेल का 18% का डिफरेंस बताना है। मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? तीन। तो तीन कॉमन लिया तो क्या बच गया? मेल का 5% माइनस फीमेल का 6%। तो आंसर एक ऐसी नंबर आएगी जो तीन की गुणा होके बनेगी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन तीन की गुणा होके बन रहा है। 29 तीन की गुणा होके नहीं बनेगा। तीन का मल्टीपल नहीं है 28, 26 नहीं है, तीन में 27। यही आपका क्या है? आंसर। तो एग्जामिनर ने तो ये सोच के दिया है कि आपको इतना सॉल्व करना है। बाकी एक जो बच्चा होगा ज्यादा होशियार बनेगा, या जिसके अंदर ज्यादा कूट कूट के नॉलेज भरी पड़ी होगी, वो इसको पूरा डिटेल सॉल्व करेगा। आपको इसे डिटेल सॉल्व नहीं करना। एग्जामिनर का तो मोटिव ही है कि आप इसे डिटेल सॉल्व करो और फंस जाओ क्वेश्चन में, टाइम ज्यादा लगे। और टाइम ज्यादा लगेगा, लास्ट में रोओगे कि टाइम कम पड़ गया। तो इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको डिटेल सॉल्व करना है तो आपको मैंने जो पिछले सवाल कराए उसकी तरह आप यहाँ तक करो। पहले यहाँ तक आप मेल की संख्या अलग निकालो, फीमेल की अलग निकालो, फिर उसे यहाँ रख देना। सवाल का उत्तर 27 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे भाई, आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से।
एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 है। अगर गौरव का वेतन बढ़ जाए कितना, 23%। गौरव का वेतन कितना बढ़ जाए, 23%। आजम का वेतन कितना बढ़ जाए, 30%। ये सवाल में बोला है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों का, पहले दोनों का था 47,520, अब दोनों का हो गया 59,928। तो टोटल कितने की ग्रोथ हुई ये चेक करो। 47,000 से 59,000, 12,000 बढ़ गया। 500 से 900, 400 बढ़ गया। 20 से 28, 8 बढ़ गया। तो 12,408 की ग्रोथ हुई। कितने की हुई, 12,408 की ग्रोथ। दोनों की टोटल पेमेंट कितनी बढ़ गई, 12,408 बढ़ गई। आप बोले ठीक है। अब भैया सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने क्या किया होगा, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में ये मैसेज चला गया होगा कि दोनों को एक सा करना है, तो 23% प्लस 7%। तरीका ये भी गलत नहीं है, लेकिन आप जब 47,520 का 47,520 का आप 23% निकालेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन टाइम ले जाएगी आपका। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक इस सवाल को नहीं करना। आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये सवाल आपकी सीट में डाल रखा है। गौरव की पेमेंट कितनी बढ़ी, 23%। आजम की पेमेंट कितनी बढ़ी, 30%। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 23% को ये नहीं लिख सकता माइनस के 7% प्लस के 30%? अरे भाई आज भी तो ये 23% ही लिखा है। देखो जरा, 30 में से 7 गए तो 23। तो का ऐसे ब्रेक किया करो जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर 23% की टर्म में हम ब्रेक करते तो कैलकुलेशन कम नहीं होती, इसलिए मैंने 30% के टर्म में ब्रेक किया। अगर टोटल गौरव की पेमेंट भी 30% बढ़े और आजम की पेमेंट भी 30% बढ़े तो टोटल ग्रोथ कितने की होगी, तो 47,520 का 30% ग्रोथ अगर होगा तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी। जब आप 2% हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 चौको 12 और 2 14। तो टोटल ग्रोथ होगी 14,256 की। पर सवाल में कितने की ग्रोथ है, 12,408 की। हमारी तो ग्रोथ ज्यादा आ गई, हमारी ग्रोथ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो 14,256 से 12,408 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो माइनस करो। 16 से 8 गए तो 8 बच गया, ये कितना 4, 4 से 0 गया तो 4, और 1848 आएगा। तो कितना ज्यादा है ये, 1848 ज्यादा आ गया हमारा। हमारा 1848 क्यों ज्यादा आ गया, तो जवाब होगा गौरव की 23% थी, गौरव की काउंट कर ली 30%, तो गौरव का 7% ज्यादा काउंट किया, इसी वजह से 1848 हमारा ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब गौरव का 7%, गौरव की इनकम का 7% कितना है, 1848। मुझे गौरव का 100% चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 चौको 28। तो गौरव का 100% कितना बनेगा, 26,400। तो गौरव की पेमेंट 26,400 है। तो आजम की पेमेंट कितनी है दोस्त, तो टोटल पेमेंट इसमें कितनी है, 47,520। 47,520 से 47,520 दोनों की है, गौरव की भी और आजम की भी। अगर इससे हम गौरव की निकाल दें तो आजम की बचेगी। 47,520 से 26,400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21,120। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है गौरव की और आजम की पेमेंट के बीच का डिफरेंस। तो क्या आएगा डिफरेंस, तो 400 से 120 घटाओगे 280। इसी ऑप्शन में 280 है, सवाल का उत्तर हो गया ये। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास एक नंबर क्लास रही होगी। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ अगली क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।